अपने पशुओं को चराते समय एक चरवाहे को एक व्यक्ति की आधी जली हुई लाश दिखाई दी। अधजली लाश को देखकर वह काफी घबरा गया और इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच में जुट जाती है। लेकिन कई महीनों तक अपनी जांच को जारी रखने के बाद भी पुलिस खाली हाथ थी। पुलिस हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और हत्यारों तक पहुंचने के लिए कई लोगों से पूछताछ करती है और इसी बीच पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगता है। इसी आधार पर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई हत्यारों तक पहुंच जाती है। पुलिस जब हत्यारों को पकड़कर उनसे पूछताछ करती है तो कई चौंकाने वाली और रिश्तों को शर्मसार करने वाली सच्चाई सामने आती है। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक सानोदा गांव की। दरअसल 10 दिसंबर 2023 को हमेशा की तरह ही सामोदा गांव के कुछ लोग सुबह होते ही अपने भेड़ बकरियों और अन्य पशुओं को चराने के लिए घास फूस वाले खुले खेत में लेकर गए। अपनी भेड़ बकरियों को खुले खेत में चरने के लिए छोड़कर सभी लोग एक जगह बैठने के लिए आने लगे। तभी एक व्यक्ति की नज़र घास पर पड़ी जो जली हुई लग रही थी। दिसंबर का महीना कड़ाके की ठंड का महीना होता है, तो इतनी ठंड में घास को इस तरह जली हुई देखकर इस व्यक्ति को कुछ शंका होती है। यह व्यक्ति अपने अन्य साथियों को भी जली हुई घास की तरफ इशारा करता है। इसके बाद जब सभी लोग पास जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वहाँ एक व्यक्ति की अधजली लाश पड़ी थी, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी हैरान हो गए। इन लोगों के द्वारा इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने में दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है और वहां जाकर पुलिस ने देखा कि लाश आधी जली हुई थी। पुलिस तुरंत ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। अगले ही दिन यानी 11 दिसंबर 2023 को सागर जिले के ही एक गांव मगरौन के रहने वाले गरीबदास अहिरवार शाहपुरा पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा ब्रिजलाल अहिरवार घर से बगैर कुछ बताए चला गया। तब से वापस घर नहीं आया। आज उसको गायब हुए करीब 3 दिन हो गए। हमने उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट पर सानोदा थाने की पुलिस ने ब्रिजलाल के परिवार को थाने बुलाया और पुलिस को जो अधजली लाश मिली थी उसकी फोटो तथा वहां से बरामद कपड़ों को ब्रिजलाल के पिता गरीबदास अहिरवार को दिखाती है। लेकिन गरीबदास मृतक व्यक्ति और उसके कपड़ों को नहीं पहचान पाता। लेकिन पुलिस को अब भी लग रहा था कि जो अधजली लाश मिली है वह किसी और की नहीं बल्कि गरीबदास अहिरवार के बेटे ब्रिजलाल की ही है। और यही कंफर्म करने के लिए पुलिस ने मृतक का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा। जब इसकी रिपोर्ट आ गई तो गरीबदास का भी डीएनए सैंपल लिया गया और उसको मृतक के डीएनए से मिलान के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो यह साफ हो गया कि मरने वाला व्यक्ति गरीबदास का बेटा ब्रिजलाल ही है, क्योंकि दोनों के डीएनए मैच हो गए थे। लेकिन गरीबदास को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब पुलिस जब गरीबदास से पूछती है कि आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इस पर गरीबदास ने कहा कि मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो दिल्ली रहकर मजदूरी किया करता था, 2-3 महीनों से घर आता था। साथ ही पुलिस ने जब गरीबदास को पूछा कि आपको किसी पर शक है, इस पर गरीबदास ने किसी पर भी शक होने से साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ने की चुनौती थी और इसी के चलते पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और ब्रिजलाल के परिवार वालों से और गांव वालों से पूछताछ करने लगती है। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि ब्रिजलाल दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। वो अपने गांव करीब 2-3 महीनों से आता था, लेकिन जब भी आता था अक्सर उसका अपनी बीवी कविता से झगड़ा होता था।
जब पुलिस ने झगड़े के कारणों को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक ब्रिजलाल की पत्नी कविता हर समय फोन पर बातचीत करती रहती है। ब्रिजलाल अक्सर कविता को फोन पर बातचीत को लेकर टोका करता था। यही कारण था कि उन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे। अब पुलिस इसी आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और कविता के फोन की कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल में सामने आता है कि कविता एक ही नंबर पर घंटों बातचीत करती थी और यह सिलसिला ब्रिजलाल की मौत के बाद भी जारी रहता है। अब पुलिस का शक ब्रिजलाल की पत्नी कविता पर गहराने लगा था। अब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है जिस पर कविता घंटों बातचीत करती थी, तो वह नंबर मोनू शाह के नाम रजिस्टर्ड आता है। पुलिस अब जल्दी ही मोनू शाह की कुंडली निकाल लेती है तो पता चलता है कि मोनू शाह मृतक ब्रिजलाल के ही गांव का रहने वाला है और उन्हीं का पड़ोसी है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो इन दोनों ने यानी कविता और मोनू शाह ने मिलकर ब्रिजलाल की हत्या की है। इसी आधार पर पुलिस कविता और मोनू शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। पहले तो दोनों पुलिस को अलग अलग कहानियां सुनाते रहे और गुमराह करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब पुलिस दोनों से सख्ती से पेश आती है तो दोनों पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाते हैं और ब्रिजलाल की हत्या की बात को स्वीकार कर लेते हैं। मोनू शाह पुलिस को बताता है कि मैंने ही कविता और मेरे दोस्त उमेश अहिरवार के साथ मिलकर ब्रिजलाल को जान से मारा है। इस पर पुलिस तुरंत ही मोनू शाह के दोस्त उमेश को भी गिरफ्तार कर थाने लाती है। जब पुलिस तीनों से हत्या का कारण पूछती है तो चौंकाने वाली और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। दरअसल कविता पुलिस को बताती है कि मेरी और ब्रिजलाल की शादी करीब 17 साल पहले हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और इस दौरान हमारे 3 बच्चे भी हुए, लेकिन इस बीच ब्रिजलाल मुझे गांव में ही छोड़कर दिल्ली चला गया और वहां जाकर मजदूरी करने लगा। करीब 2-3 महीनों से वो गांव आ जाया करते थे, लेकिन उनके इस तरह गांव छोड़कर दिल्ली चले जाने से मुझे अकेलापन सताने लगा। इसी दौरान मेरी जान पहचान मेरे गांव के ही रहने वाले मोनू शाह से हो गई। अब मोनू शाह जब भी मुझसे मिलता हंसी मजाक करने लगता, जिसके चलते हम दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो गई। इस दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया और दोनों घंटों फोन पर बातचीत करने लगे। हम दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे हमें पता ही नहीं चला। अब हम दोनों अपने घर वालों से छुप छुप कर मिलने लगे। हम एक दूसरे से मिलने का एक भी मौका नहीं गवाते। इस बात को अब 2 साल हो गए थे और इस दौरान हम दोनों में कई बार शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन इस बीच हमारे इस रिश्ते की भनक मेरे पति ब्रिजलाल को लग गई और वह दिल्ली से लौटकर गांव आ गई। अब वह यहाँ आकर शराब पीने लगे थे और अक्सर शराब पीने के बाद मोनू शाह के साथ मेरे रिश्ते को लेकर मुझे गाली गलौज करने लगे। हमारे बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता कि अब ब्रिजलाल मुझे मारने पीटने लगता था। साथ ही मेरा पति ब्रिजलाल अब मेरे प्रेमी मोनू शाह को भी गाली गलौज करने लगा था। इन सब से परेशान होकर अब हम दोनों ने ब्रिजलाल को हमारे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार 8 दिसंबर 2023 को मोनू शाह ने मेडिकल से नींद की गोलियां लाकर मुझे दे दी। जब रात को ब्रिजलाल घर पहुंचा तो मैंने ये नींद की गोलियां उसकी शराब में मिला दी, जिसे पीते ही थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगी। मुझे जब यकीन हो गया कि ब्रिजलाल गहरी नींद में सो गया है, उसे नशा हो गया है, तो मैंने अपने प्रेमी मोनू शाह को फोन करके अपने घर बुला लिया। थोड़ी देर बाद मोनू अपने दोस्त उमेश के साथ मेरे घर आ गया और उमेश को दरवाजे के पास ही चौकीदारी करने को छोड़कर खुद मेरे कमरे में आ गया, जहां ब्रिजलाल भी सो रहा था। गहरी नींद में सो रहे ब्रिजलाल का मैंने और मोनू ने गला घोट दिया और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमने प्लान बनाया। इस दौरान रात के करीब 12 बज चुके थे
और काफ़ी ठंड थी, जिसके चलते चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए प्लान के तहत ही मोनू और उमेश ने शव को रजाई में लपेटकर बाइक पर रखा और हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर गलगल टोरिया के पठार पर लेकर गए। इसके बाद एक खेत में ब्रिजलाल के शव को रजाई सहित ही आग लगा दी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड होने के कारण आग नहीं लगी, तो बाइक से पेट्रोल निकालकर लाश के ऊपर छिड़का और फिर से आग लगा दी। आगे पूछताछ में मोनू शाह ने पुलिस को बताया कि ब्रिजलाल के शव को जला देने के बाद हम वापस घर आए और सो गए। सुबह सामान्य दिनों की तरह ही हमने हमारी दिनचर्या को जारी रखा ताकि किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं हो। इस घटना के इतने समय बीत जाने के बाद हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अफसोस आज हम पकड़े गए। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद है। उम्मीद है कानून इन तीनों को इनके किए की सजा जरूर देगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।